हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैंने बताया था आपको इसकी एमडीडी कितनी होती है, मटेरियल जो यूज़ करते हैं हम एम्बैंकमेंट में, उसके बारे में बताया था मैंने। आज दोस्तों देखते हैं हम सेक्शन 300 में इसमें और क्या डिटेल्स दी हुई है एम्बैंकमेंट के बारे में। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ मटेरियल फेल्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ CBR, यूज ऑफ स्टेबलाइजेशन मेथड इन अकॉर्डिंग विद क्लॉज 403 एंड 404 are by any stabilization method approved by the engineer or by the IRC accreditation committee shall be followed। बोला गया है दोस्तों इसमें कि जब हम सामग्री कोई भी मटेरियल यदि हम जो यूज कर रहे हैं उसका CBR जब हम निकालते हैं और CBR निकालने पर यदि CBR फेल पाया जाता है तो क्लॉज 403 और 404 के अनुसार इंजीनियर द्वारा अनुमोदित IRC और प्रत्यायन समिति द्वारा अनुमोदित किसी भी एक स्टेबलाइजेशन मेथड का यूज करके ही हमको मटेरियल का यूज करना है। स्टेबलाइजेशन मेथड का यूज किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा इस मटेरियल के यूज के लिए। इसके बाद दोस्तों इसमें नीचे लिखा हुआ है क्लॉज 305.2.1.7 में द मटेरियल टू बी यूज्ड इन हाई एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन शेल सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, कि यदि हम उच्च एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन मतलब हाइट में थोड़ी एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन का निर्माण करने में उपयोग की जाने वाली जो सामग्री जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे वो सख्त मापदंडों के निर्देश आवश्यकताओं को पूरी करेगी। उसमें जो भी है स्ट्रेंथ के पैरामीटर जो भी रिक्वायरमेंट्स पैरामीटर जो भी रिक्वायर्ड रहेंगे उसके स्पेसिफाइड पैरामीटर वो सभी जो है उसमें पूरी मतलब सेटिस्फाई तरीके से होनी चाहिए, सूटेबल्स होने चाहिए। यदि उसमें जो भी उसके स्ट्रेंथ पैरामीटर्स यदि नहीं पाए जा रहे हैं मटेरियल को तो हमको उसको यूज नहीं करना है, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें सेटलमेंट हो सकते हैं एम्बैंकमेंट में, उसके कारण उसके ऊपर वाली लेयर में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि फाउंडेशन सही है तो कंस्ट्रक्शन में मेन चीज़ फाउंडेशन सही है तो ऊपर का हिस्सा ऑटोमेटिक स्टेबल बना रहता है दोस्तों। तो इसलिए फाउंडेशन हमको मजबूत बनाना है, उसके लिए हमको देखना है कि उसके लिए जो भी इसमें स्ट्रेंथ पैरामीटर के रिक्वायरमेंट दिए गए हैं स्पेसिफाइड वो पूरे होने चाहिए मटेरियल के। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा हुआ है क्लॉज 305.2.2 में जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इसके। 305.2.21 में दिया है क्लॉज में कि द materials for embankment shall be obtained from approved sources with preference given to acceptable materials becoming available from nearby roadway excavation under the same contract। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि जो भी हम एम्बैंकमेंट के लिए मटेरियल का यूज करेंगे वो स्वीकृत स्रोतों से प्राप्त की जाएगी। तो वो मटेरियल जो लाए जाएंगे वो स्वीकृत स्रोतों से, जो अप्रूवल लिए गए सोर्स हैं वहाँ से उस मटेरियल को लिया जाएगा और उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत पास की सड़क की जो ऐसे मटेरियल जैसे जहाँ रोडवे के पास में जो मटेरियल के स्रोत हैं वहाँ उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी ताकि हम आसानी से ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। उसकी प्राथमिकता पहले दी जाएगी और उसका अप्रूवल भी पहले लिया जाएगा। जो रोड के आसपास में जो भी सोर्स होंगे, बोरो एरिया होंगे, उसका पहले हमको अप्रूवल लेना है दोस्तों ताकि आसानी रहे हमको वर्क करने में, ये बोला गया है इसमें। इसके बाद द वर्क शेल बी सो प्लान्ड एंड एक्सिक्यूटेड दैट द बेस्ट अवेलेबल मटेरियल्स आर सेव्ड फॉर दी सबग्रेड एंड द एम्बैंकमेंट पोर्शन जस्ट बिलो द सबग्रेड। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि कार्य इतना नियोजित और निष्पादित किया जाएगा कि सबसे अच्छी उपलब्ध सामग्री सबग्रेड के नीचे और एम्बैंकमेंट के हिस्से के लिए बच जाए। ऐसे इस प्रकार से हमको मतलब इसमें किया जाएगा कि जब हम सब एम्बैंकमेंट का पोर्शन भी हम उससे बना सकें और सबग्रेड का भी पोर्शन उससे तैयार कर सकें, इतना हमको उसको सेव्ड करके चलना है मटेरियल को, ऐसी प्लानिंग करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बताया गया है इसमें। इसके बाद क्लॉज 305.2.2 में बोला गया बोरो मटेरियल्स, जो भी हम बोरो एरिया सोर्स अप्रूव्ड करते हैं, जो अप्रूवल लेते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है
The arrangement for the source of supply of the material for embankment is upgrade and compliance with the guidelines and environmental requirements in respect of excavation and borrow areas are stipulated from time to time by the Ministry of Environment and Forest, Government of India and local bodies as applicable shall be दी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समय समय पर एक्सकवेशन और बोरो एरिया के संबंध में दिशा निर्देशों और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के लिए जो मटेरियल की आपूर्ति के स्रोत के लिए व्यवस्था की गई है वो भारत और स्थानीय निकाय लागू के रूप में ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वो भारतीय जो भी वहाँ के भारत के जो भी मिनिस्ट्री वन मंत्रालय या कि पर्यावरण विभाग हैं तो उनसे अनुमति लेना, उनका दिशा निर्देश लेना बहुत आवश्यक रहता है दोस्तों। तो ये बताया गया है इसमें। इसके बाद दोस्तों इसमें बोला गया कि बोरो पिट्स along the road shall be discouraged if permitted by the engineer. These shall not be dug continuously. Raised of not less than 8 meter. Berth should be left at intervals not exceeding 300 meters. Some drains shall be cut through the rise to facilitate drainage. The depth of pits shall be so regulated that their bottom does not cut an imaginary line having a slope of 1 vertical to 4 horizontal projected from the edge of the final section of the bank. The maximum depth in any case being limited to 1.5 meter. Also no pit shall be dug within the offset width of a minimum of 10 meter। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि सड़क के किनारे जो हम बोरो एरिया जैसे लेते हैं और उनका पीटों को लगाते हैं, गड्ढे पीट लगाते हैं और पीट लगाकर वहाँ चेक किया जाता है, चेक किया जाएगा कि वो मटेरियल कैसा है तो उसके बारे में बताएगा। और यदि अभियंता द्वारा अनुमोदित दी जाती है कि ये लगातार खोदे नहीं जाएंगे, मतलब यदि इंजीनियर वहाँ मना कर रहा है कि कंटिन्यूसली इसको खोदा नहीं जाएगा तो 8 मीटर से कम चौड़ाई के पुल को 300 मीटर से अधिक नहीं के अंतराल पर छोड़ा जाना चाहिए। ये भी देखना है हमको कि 300 मीटर से ज़्यादा हमको वहाँ नहीं खोदना है और उतना छोड़ा जाना चाहिए। 300 मीटर रोड से जो है, रोड की एज से 300 मीटर में हमारा जो बोरो एरिया वो होना चाहिए। और इसके बाद इसमें बोला गया दोस्तों जल निकासी की सुविधा के लिए नालियों के माध्यम से छोटे नालों को काटा जाएगा। गड्ढों की गहराई इतनी विनियमित होगी कि उनके नीचे बैंक के अंतिम खंड के किनारे से एक वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल अनुमोदित की स्लोप वाली काल्पनिक रेखा में कटौती नहीं होती है। तो किसी भी मामले में अधिकतम गहराई जो 1.5 मीटर तक सीमित होगी। तो दोस्तों इसमें 1.5 मीटर तक ही हम बोरो एरिया में जो इसकी गहराई लेंगे, जो भी बोरो एरिया से मटेरियल निकालते हैं उसमें 1.5 मीटर से ज़्यादा हम उसकी गहराई नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मूर्त। इसके अलावा दोस्तों इसमें बोला गया है कि इसके अलावा न्यूनतम 10 मीटर की ऑफसेट चौड़ाई के भीतर कोई गड्ढा नहीं खोदा जाएगा। मतलब 10-10 मीटर की चौड़ाई में इसमें के भीतर ही गड्ढा मतलब जो खोदा जाएगा वो नहीं खोदा जाएगा। इसमें ये बताया गया कि इसके अलावा न्यूनतम 10 मीटर की ऑफसेट चौड़ाई के भीतर कोई गड्ढा नहीं खोदा जाएगा। मतलब जो ऑफसेट चौड़ाई है उसकी 10 मीटर में, तो उसके हिसाब से गड्ढा नहीं खोदा जाएगा 10 मीटर के हिसाब से। मतलब उसकी जो वो रहेगा ऑफसेट रहेगा ब्रेथ की वो ज़्यादा होगी दोस्तों। तो ये बताया गया है इसमें। इसके बाद हाउलेज ऑफ मटेरियल टू एम्बैंकमेंट्स और अदर एरियाज ऑफ फिल सेल प्रोसीड only when sufficient spreading and compaction plant is operating at the place of deposition। दोस्तों इसमें एम्बैंकमेंट या भराव के अन्य क्षेत्रों के लिए जो मटेरियल की ढुलाई मतलब वहाँ से जो हम उसको हाउलेज करेंगे, मतलब उसकी ढुलाई करते हैं, केवल तभी आगे बढ़ेगी जब हम डिप्रेशन की जगह पर्याप्त प्रसार और संघनन संयंत्र चल रहा हो, जब वहाँ मतलब सफिशिएंट स्प्रेडिंग हो रही हो और कंपैक्शन अच्छी तरह से हो रहा हो। ऐसे उपकरण यदि हम वहाँ यूज कर रहे हैं तभी हमको इस प्रकार से मटेरियल का यूज करना है दोस्तों। और इसके बाद ऐसा नहीं करना है हमको कि बोरो एरिया से मटेरियल ले जाके आप साइड पे रख दो
और उसका जो मॉइस्चर है वो उड़ गया है, ऐसा नहीं, उस मॉइस्चर का भी हमको यूज़ करना है। और जब पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो पूरी तरह से हों, अवेलेबल हों, तभी हमको वर्क करना है। फिर दोस्तों इसमें बोला गया कि वेयर द एक्सहिबिशन रिवील्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल मटेरियल्स, द कॉन्ट्रैक्टर शेल अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द इंजीनियर कैरी आउट द एक्सहिबिशन इन सच ए मैनर दैट the acceptable materials are excavated separately for use in the permanent works without contamination by the acceptable materials. The acceptable materials shall be stockpiled separately। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि जहाँ एक्सहिबिशन में स्वीकार और अस्वीकार मटेरियल्स के संयोजन का पता चलता है, तो ठेकेदार जब तक अन्यथा अभियंता द्वारा सहमत नहीं होते हैं तब तक एक्सहिबिशन को इस तरह से करते हैं कि स्वीकार सामग्री को बिना अस्वीकार सामग्री द्वारा दूषित किए बिना स्थायी कार्यों में उपयोग के लिए अलग से खुदाई की जाती है। स्वीकार सामग्री को अलग से स्टॉक किया जाएगा। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो सूटेबल मटेरियल्स है उसको अलग से स्टॉक कर लिया जाएगा और जो अनसूटेबल मटेरियल्स है उसको उसमें यूज नहीं किया जाएगा एम्बैंकमेंट में। तो उसके लिए बताया गया कि पहले इंजीनियर से अनुमति लेना पड़ेगा और इंजीनियर की सहमति बनने के बाद हमको जो एक्सेप्टेबल मटेरियल है उसको अलग रख लेना है और जो अनएक्सेप्टेबल मटेरियल्स है उसको रिमूव करना है, उसको सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों क्या होता है, कभी कभी ऊपर की लेयर में ब्लैक कॉटन सॉइल होती है और नीचे मुरुम होता है, तो मुरुम को हमको यूज़ करना है, मुरुम को यूज़ करना और ब्लैक कॉटन सॉइल को वहाँ से रिमूव कर देना पहले, फिर मुरुम निकाल के हमको उसको यूज़ करना है एम्बैंकमेंट में। दोस्तों ये बोला गया है। इसके बाद बोला गया कि द कॉन्ट्रैक्टर शेल इंश्योर दैट he does not adversely affect the stability of excavation or fill by the methods of stock pilings, materials use of plants or sitting of temporary buildings or structure। दोस्तों इसमें बोला गया है कि ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वह स्टॉकिंग मटेरियल्स को और पौधों के उपयोग या अस्थायी भवनों या संरचनाओं के बैठने के तरीकों से एक्सहिबिशन की स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा। मतलब वहाँ जो आसपास की टेम्परेरी बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको इस प्रकार से हमको बनाना है वहाँ की उसके कारण कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए इस बोरो एरिया के कारण। तो इस प्रकार से हमको स्टॉकिंग करना है मटेरियल्स की, उसके कारण पेड़ पौधों को नुकसान ना हो वहाँ आसपास के। तो ये भी जो है इसका भी ध्यान रखेगा ठेकेदार, उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि अपने पर्यावरण का नुकसान ना हो और हमारा काम भी हो जाए, इस तरह का वर्क करना है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।